हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जर्नल से रिलेटेड वो भी हम लोग इस समरी लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो हमने सीखा था कि बैड डेट्स क्या होता है। तो अमाउंट दैट बिकम्स इररिकवरेबल और अनकलेक्टेबल फ्रॉम अ डेटर, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। अब इररिकवरेबल ये अमाउंट कैसे होगी? हमने अगर किसी को लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस हमारे लिए एसेट होता है और एक डेटर खड़ा कर देता होता है हमारे लिए। आगे चल के उसे हमें पैसे देने होंगे, तो उससे हम अमाउंट रिकवर करते हैं, तो वो वाली अमाउंट वो इररिकवरेबल हो गई, तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। और अनकलेक्टेबल वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? जिसे हमने एक्चुअल में सेल करी हो, तो वो तो हमें पता ही है कि वो हमारा डेटर होता है, तो उससे हमें पैसे कलेक्ट करने होते हैं, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है अनकलेक्टेबल, कि वो वाला डेटर जिसको हमने सेल करी थी उस कस्टमर को, अब उससे हमें पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हम, तो वो अनकलेक्टेबल अमाउंट वो भी क्या है? वो बैड डेट्स है। तो कोई भी अमाउंट जो या तो इररिकवरेबल हो गई, हम उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, हमें वो पैसे आने थे बट अब वो नहीं आएंगे, या फिर वो अनकलेक्टेबल हो गई, हमने उसको कलेक्ट करना था बट हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण हमारे पैसे जो हैं वो मर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। और ये बैड डेट्स क्या होता है? ये हमारे लिए एक लॉस होता है, या एक्सपेंस भी बोल सकते हो इसको, बट एक्चुअल में ये बैड डेट्स क्या होता है? ये लॉस होता है, क्योंकि उस डेटर जिससे हमें पैसे आने थे वो पैसे अब नहीं आएंगे, वो पैसे अब मर गए, तो दोज डेट्स दे बिकेम बैड, इसलिए ये वर्ड है बैड डेट्स, कि अब वो पैसे हमें नहीं आएंगे, हमारे वो पैसे मर गए। तो अगर फुल अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल या अनकलेक्टेबल, जितने भी पैसे उस डेटर ने हमें देने थे वो सारी ही अमाउंट हमारी इररिकवरेबल या अनकलेक्टेबल हो गई, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर का अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट को हमने क्यों डेबिट करना है? बैड डेट्स है ही क्या? वो लॉस है, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और टू डेटर्स अकाउंट, इससे हमें पैसे आने थे, ये हमारा एक एसेट खड़ा हुआ था, अब ये एसेट हमारा खत्म हो गया, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, ये हमें पैसे नहीं देने वाला, इसलिए हमने डेटर के अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट किया है। उसके बाद या फिर ये अमाउंट क्या होगी? ये पार्टली इररिकवरेबल या अनकलेक्टेबल हो जाएगी। तो जितने दो पैसे वो हमें दे देगा उतने से तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अपना डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एसेट। जितने पैसे ये नहीं देगा, मतलब जितने पैसे हमारे इररिकवरेबल अनकलेक्टेबल हो जाएंगे, मतलब जितने पैसे हमारे मर गए उतना तो हमें बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इतने पैसे अब हमारे मर चुके हैं, वो पैसे अब हमें नहीं आएंगे। और टू डेटर, फुल अमाउंट से उस डेटर को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेटर हमारा पूरा खत्म हो गया, कुछ तो उसने हमें पैसे दे दिए और कुछ हमें क्या हो गया? एक लॉस हो गया, जिसका नाम क्या है? बैड डेट्स। तो जर्नल एंट्रीज की रहेगी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर का अकाउंट। तो यही दो चीजें हो सकती हैं बैड डेट्स के साथ। है तो फुल अमाउंट हमारी इररिकवरेबल हो जाएगी तो बैड डेट्स होंगे फुल अमाउंट से, और या फिर पार्ट अमाउंट हमारी इररिकवरेबल होगी तो उतनी पार्ट अमाउंट से ही हमें बैड डेट्स होगा, और बाकी हमारे पास कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने सीखा था कि बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। तो द अमाउंट विच इज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड, नाउ इट इज रिकवर्ड और रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। पहले हमें लगा था वो पैसे हमारे इररिकवरेबल हो गए, अनकलेक्टेबल हो गए, वो पैसे हमारे मर गए, तो हमने वहां पे बैड डेट्स उसको ट्रीट कर लिया था, हम एक लॉस मान चुके थे। लेकिन अब वो ही बैड डेट्स जो थे, वो लॉस जो था हमारा, वो रिकवर हो गया, उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमें क्या हो गया? एक गेन हो गया। तो बैड डेट्स रिकवर्ड एक गेन होता है, और इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे भी वो हमें पैसे दे रहा है, अगर कैश में देगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर बैंक बैलेंस चेक देगा हमें तो हम बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए एक गेन है, तो जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होगा तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ गेन।
उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि डेप्रिसिएशन जो है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हम लोग को अच्छे से पता है, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस और पैसेज ऑफ टाइम। जो भी वैल्यू हमारी कम होती रहती है फिक्स्ड एसेट की, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन को हमने क्यों डेबिट किया, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक खर्चा है, चाहे इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन ये खर्चा तो है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, क्योंकि जितने जितने बेनिफिट्स हम उस फिक्स एसेट से डिराइव करते रहते हैं उसी को हम एक्सपेंस बोलते होते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस टू फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि इसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हमने क्रेडिट करना है जो भी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट हमें दिया होगा उससे। और इसकी अमाउंट क्या रहेगी, अमाउंट इसकी वही डालनी है जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। अब डेप्रिसिएशन निकालने के अलग अलग तरीके रहेंगे जो हम आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद हमने सीखा था एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने में, उसको अक्वायर करने में जो भी हमें खर्चा लग रहा है उसका हम क्या करेंगे। तो हमें अच्छे से पता है कि वो जो खर्चा होता है जो फिक्स्ड एसेट को हम अक्वायर करने में करते हैं या फिर बाद में भी उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करने का मतलब इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई एक्सपेंडिचर दिया होगा ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट की, हमने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, कोई वेजेस पे करे या फ्रेट या कैरेज पे किया एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो उसे हम क्या करेंगे, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। और मतलब क्या होगा, हमने जर्नल एंट्री में क्या करना है, इट विल बी डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल मशीनरी अगर हमने ली है और मशीनरी को लाने के लिए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे हैं, तो वो मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और उस पूरी अमाउंट से, विच विल बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने पे किए, उस फुल अमाउंट से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी और मशीनरी अकाउंट उतनी अमाउंट से ही हमारा डेबिट होगा। तो बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल बी ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट एंड इट विल बी डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। साथ ही में यहाँ पर नोट लिखा है एक्सपेंडिचर पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स कांट बी एडेड टू परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही कब है, अगर एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे वो फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है और हम उसको पुट टू यूज करने से पहले वो खर्चा कर रहे हैं या फिर बाद में उससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान में रखने वाला वर्ड क्या है कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही कोई खर्चा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब गुड्स को परचेज करना, क्या उससे कोई फिक्स्ड एसेट आ रहा है एग्जिस्टेंस में, नहीं, आप वो चीज जिसमें आप डील कर रहे हो उसको परचेज कर ला रहे हो, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है जो कि एक्सपेंस है, तो उसमें जो भी आप खर्चे लगा रहे हो ऑन द परचेज ऑफ गुड्स वो अपने परचेजेस अकाउंट में कभी भी ऐड नहीं करने। उसके बाद हमने देखा था कि लाइफ स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहले लाइफ स्टॉक वो एनिमल्स होते हैं जिनको हमने रखा होता है एज अ फिक्स्ड एसेट, डील नहीं कर रहे हम उनमें, हमने उनको एज अ फिक्स्ड एसेट रखा हुआ है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या थी कि सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस रहेंगी इस लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम डील नहीं कर रहे। पहले तो हम उसको परचेज कर लाएंगे लाइफ स्टॉक को। तो फॉर परचेज ऑफ लाइफ स्टॉक हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या अगर उधार पर भी लाए तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा क्रेडिट में। तो लाइफ स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमारे पास वो पर्टिकुलर एनिमल जो भी है वो आ गया, तो हमारे पास एक एसेट आ चुका है, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए लाइफ स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हमने वो पेमेंट करी, कैश के थ्रू करी या बैंक के थ्रू करी, या अगर लायबिलिटी भी कोई खड़ी करनी हो तो उसका नाम यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला जो फिक्स्ड एसेट होता है लाइफ स्टॉक के नाम से, इसको हम डेप्रिशिएट नहीं करते होते। अब क्योंकि इसको डेप्रिशिएट नहीं करते तो सीधा हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या आएगी, सीधा इसकी जब भी डेथ होगी और उसका जो कारकेस होता है उसको जब हम बेचेंगे, कारकेस मतलब जो भी उसकी स्किन है अलॉन्ग विद बोन्स, मतलब पूरी जो बॉडी है उसको जब हम बेचेंगे तो फिर जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो
सबसे पहले तो जितने भी पैसे उसके कार कैश की सेल करके हमें मिलेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट इंक्रीज इन एसेट, जितना भी हमें लॉस हो गया उतने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड टू लाइफ स्टॉक अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है क्योंकि अब जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो हमारे पास नहीं रहा, उसकी डेथ हो चुकी, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमें लाइफ स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और लास्ट में हमने जर्नल में टॉपिक देखा था ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ड्राइंग्स, जिसमें हमने देखा था कि जब भी इनकम टैक्स वर्ड लिखा आएगा वो हमेशा क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है ओनर का, तो हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है पेड इनकम टैक्स व्हाटएवर रुपीज, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कोई भी इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं करेगा क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंडिचर था ओनर का इनकम टैक्स, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट ही इन्वॉल्व होगा। सेकेंड जो हमने देखा था कि रेंट जो था वो कुछ पोर्शन में खुद रह रहा था और कुछ पोर्शन अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, तो जितने में तो वो खुद रह रहा था अपने फैमिली के साथ वो तो पर्सनल यूज हो गया, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए ड्राइंग्स हो गई, और बाकी जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर था वो एक नॉर्मल खर्चा हो गया। तो हमने वहाँ एंट्री क्या डाली थी, रेंट अकाउंट डेबिट, जितना पोर्शन बिजनेस के लिए यूज किया उतना जो रेंट था वो तो हमने रेंट अकाउंट ही डेबिट किया, और बाकी जितना उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया था उतने से हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया था, और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जैसे भी हमने पेमेंट करी। तो ध्यान में क्या रखना है, रेंट की जगह कोई भी आपको खर्चा दिया हो, एनी एक्सपेंडिचर, अगर उसमें से कुछ पार्ट पर्सनल या हाउस होल्ड यूज वाला है तो वो तो क्या है, वो हमेशा ड्राइंग्स होंगी, और बाकी जो रहेगा बिजनेस के लिए वो एक नॉर्मल खर्चा रहेगा, वो एक नॉर्मल एक्सपेंस होगा। साथ ही में जब भी आपको जर्नल का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना होता है जर्नल का। दूसरी चीज तो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर एक अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड जरूर लिखना है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो है उनमें अगर आपने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा। तीसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि नरेशन किसी ने भी हर जर्नल एंट्री की लिखनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। चौथी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जरूर लगाकर आना है, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कोई नंबर्स लिखने में मिस्टेक तो नहीं कर दी, और साथ ही में अगर कोई आपने एंट्री लिखनी ओमिट कर दी हो फेयर पोर्शन में वो भी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो ध्यान में क्या रखना है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ध्यान में रखोगे तो अकाउंट्स जो है उनको सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे और सही से सोच पाओगे कि वो इंक्रीज करे हैं कि डिक्रीज करे हैं। और लास्ट चीज जो आपने करनी है वो ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हो तो सारे स्टेप्स, चाहे वर्किंग नोट बनाकर लगाओ चाहे अपने दिमाग पे लगाओ, सारे स्टेप बिल्कुल ही सही से आपने अप्लाई करने हैं ताकि आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल सही पास हो। क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शन देखकर अकाउंट सही से आइडेंटिफाई कर लिए और उनका नेचर भी आपको सही से पता है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है, तो उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज पता करना कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, और उसके बाद तो सीधा रूल ही लगना है कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो इसी के साथ जर्नल का जो लास्ट समरी लेक्चर था वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप हर एक बच्चे को हर चीज सही से समझ में आ रही हो और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। अब नेक्स्ट जब हम लेक्चर में मिलेंगे तो हम लेजर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।